नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आज का दिन है संडे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये जो हॉलीडे का समय है इनको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए मैंने अपना एक पेड लेक्चर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। तो केमिस्ट्री का एक लेक्चर ऐसा है जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप लोग कार्बोनेट कंपाउंड भी कहते हैं। तो मैं इसको 3 पार्टों में खत्म करने वाला हूं और आज हम लोग इसका जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पार्ट नंबर 01। ओके, तो आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 01 देखेंगे। पूरा देखिएगा, तकरीबन आप ये मान के चलो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब आप तीनों पढ़ लेंगे इस चीज का, और उसके बाद ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। इसमें मैं आपको आईपीएसी नाम, उसके अलावा नॉमेनक्लेचर, जितनी भी चीजें हो सकती है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट समझ में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर आपको पसंद आता है, तो आप सब लोग पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी पढ़ने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन में मेरे साइंस के लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के लिए साइंस का जो हमारा लाइव बैच है वो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लाइव बैच को ज्वाइन करने के लिए 9696 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है, यानी पार्ट 1 हमारा संडे को है, पार्ट 2 हमारा मंडे को होगा और पार्ट जो 3 है वो ट्यूसडे को होगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। आप ये तीनों क्लास एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। विश्वास मानिए, भले ही ये लेक्चर हमारा फ्री है, पेड का लेक्चर जो मैंने फ्री कर रखा है, साथ साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपका जो एक चैप्टर है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस एक चैप्टर में फिर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको हरा सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। ठीक है, वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोग लाइव हो रहे हैं, तो फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। क्लास की शुरुआत किया जाए, जल्दी से एक बार बताइए फटाफट, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है कि आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम समझने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैं आज आप लोगों को पूरा आईयूपीएसी नेम क्लियर करूंगा। मतलब कहने का यह है कि हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का पहला वाला लेक्चर यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पता खत्म हो गया था। ठीक है, अब एक बात जो है बताइए, आपका जो अगला वाला टॉपिक है वो है फ्यूल एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसी में हम लोग आईयूपीएसी नाम भी पढ़ेंगे इस वाले दूसरे वाले लेक्चर में। तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया लेक्चर आज का होने वाला है। साथ साथ पिछले 2-3 दिनों से जो है आप लोग की डबल कॉलम वाली पीडीएफ नहीं जा पा रही थी, तो रेडियो एक्टिविटी की, नॉन मेटल की और बिहेवियर ऑफ गैसेस की ये पीडीएफ नहीं डली थी, तो मैंने वो पीडीएफ भी डलवा दी है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वाली क्लास की पिछली वाली पीडीएफ भी पढ़ी है। अगर कोई भी पीडीएफ आपको नहीं पढ़ी है तो प्लीज अभी आप कमेंट कर देना, वैसे मैंने अपनी तरफ से सारी पीडीएफ डलवा दी है। ओके, तो चलो भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। वेरी गुड इंद्र पटेल, योगी सर का चेला, वेरी गुड 88, क्या बात है। तो सब लोग ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगी वो टीम को फोन करके पूछिए, वो पूरा डिटेल बता देगी आपको कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं तो आज हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अनिल, टीम को फोन कर लीजिए कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन कैसे मिलेंगे। ये 9696 इस वाले नंबर पे फोन कर लीजिए, ठीक है। ओके, और आप सब लोग एक बात और ध्यान रखना, हम लोग 10 जुलाई से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि केमिस्ट्री 10 जुलाई को फिनिश नहीं हो पाएगा, बचेगा फिर भी, लेकिन फिजिक्स की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में रहेगी। तो 3 से 5 हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सब लोग एकदम रेडी रहिएगा 3 से 5 फिजिक्स पढ़ने के लिए, समझे ना। चलो, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दूसरे लेक्चर की, जिसमें हमें फ्यूल्स और फ्यूल्स के बारे में साथ साथ पढ़ना है और आईयूपीएसी नेम पढ़ना है, सारा चीजें होगी। ठीक है, जौनपुर की धरती से देखो, मिर्जापुर, जौनपुर, आप सब चलो तो ही नहीं, बढ़िया है। तो पहली आइडिन डालना दूसरे वाले लेक्चर में, जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जीवाश्म ईंधन कहते किसको है ना। तो बच्चों, जब भी कभी मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जीवाश्म ईंधन है क्या, तो जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जीवों का अंश। तो बहुत सारे जितने भी जीव थे पहले, चाहे वो बड़े बड़े डायनासोर रहे हों या फिर बड़े बड़े कह सकते हो शेर रहे हों
या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे भी जीव की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी हमारे बहुत जीव थे वो जब पृथ्वी की सतह पर एक हाई प्रेशर पे दबे रहे, तो हाई प्रेशर में दबे रहने की वजह से सर, दबे रहने की वजह से वो हमारे क्या बन जाते हैं सर, वो हमारे जीवाश्म ईंधन बना लेते हैं। बच्चों जीवाश्म ईंधन में 3 तरह की कैटेगरी आती है, ध्यान से सुनो सर। जीवाश्म ईंधन मेनली 3 तरह के आते हैं। सबसे पहला जो जीवाश्म ईंधन होता है वो होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में अगर कोई पूछे कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है तो कह देना पेट्रोलियम से हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनता है, पेट्रोलियम। बच्चों दूसरा जो जीवाश्म ईंधन होता है सर उसे बोलते हैं कोल, मतलब कोयला। कोयला ये हमारा दूसरे तरह का जीवाश्म ईंधन होता है। और तीसरे तरह का जो जीवाश्म ईंधन होता है उसे बोला जाता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। या फिर आप इसको जो है सीधा सीधा प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्राकृतिक गैस भी बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में ढेर सारा कह सकते हो कि हमारा जीवों का अंश दबा हुआ है, और उसी जीवों को अंश के दबने की वजह से लाखों वर्ष बाद वो हमारा कह सकते ईंधन का रूप ले लेता है। और वो 3 तरह के ईंधन होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस। ये हमारा जीवाश्म ईंधन के कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ओके सौम्या, अब हम लोग बाद में कमेंट का रिप्लाई करेंगे, अभी नहीं प्लीज। मैं फिर से बता दूं, अभी ना सिर्फ पढ़ने वाला आप मुझसे पूछिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सारी बातें क्लास के अंत में होंगी, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे में रिप्लाई करते समय, ठीक है। ओके चलो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो जीवाश्म ईंधन ना मेन 3 तरह के होते हैं, पेट्रोलियम होता है, कोल होता है, नेचुरल गैस होती है। बच्चों ध्यान रखना, ये जो पेट्रोलियम होता है इससे क्या क्या फॉर्मेशन में जाता है तो कह देना पेट्रोलियम से हमारा पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम से हमारा डीजल बनता है, और पेट्रोलियम से ध्यान रखना हमारा क्या बनता है, कैरोसिन बनता है। ये सब हमारे पेट्रोलियम के हिस्से में आता है, कैरोसिन भी बनता है। और बाकी कोयला और नेचुरल गैस मैं ही बता रहा हूं, है ना। तो जीवाश्म ईंधन की डेफिनेशन के बाद सबसे पहला जो जीवाश्म ईंधन समझना होता है सर, उस जीवाश्म ईंधन का नाम है कोल। ये हमारा कोयले से शुरुआत होगी कि भैया कोल क्या होता है, कोयला क्या होता है। और कोयला ना कितने तरह का होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि कार्बन के 2 तरह के अपर रूप होते हैं, एक स्थायी अपर रूप, एक अस्थायी अपर रूप। स्थायी अपर रूप में क्या क्या आता है? स्थायी अपर रूप में कार्बन के स्थायी अपर रूप है ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया और बटनिस्टन फ्लोरीन, ये 3 कार्बन के स्थायी अपर रूप होते। और कोयला, कोक, ये सब कार्बन के अस्थायी अपर रूप होते। तो बच्चों कोयला को ध्यान रखना, ये कार्बन का एक तरह का अस्थायी रूप होता है। और कार्बन कोयला कितने तरह का होता है तो कह देना कोयला मेनली 4 तरह का होता है। कोयला मेनली कितने तरह का होता है? 4 तरह का। सबसे पहला जो क्वालिटी का कोयला होगा उसे बोला जाएगा एंथ्रेसाइट, दूसरा होगा बिटुमिनस, और तीसरा होगा लिग्नाइट, और चौथा होगा पीट कोयला। ओके बच्चों, एंथ्रेसाइट ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला आएगा। आपके एग्जाम में सिर्फ यही लाइन पूछी जाएगी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? सर सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला उस कोयले को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला उस कोयले को बोलते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा हो। जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा हो उसे बोला जाता है बेस्ट क्वालिटी का कोयला। और एक और दूसरी डेफिनेशन होती है जिसमें मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी, सर जिसमें नमी की मात्रा कम हो वो हमारा बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाएगा। तो कोयले को अगर आपको कहना है कि कोयला हमारा गुड क्वालिटी का कोयला है, तो गुड क्वालिटी का कोयला है तो ध्यान रखना गुड क्वालिटी के कोयले के लिए 2 डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। पहला, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा बोल सकते हैं कि मॉइस्चर जो है हमारा वो कम होना चाहिए। बच्चों एंथ्रेसाइट ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90 से 95% तक होती है। बच्चों एंथ्रेसाइट कोयले का यूज हम लोग कहां करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। सारे के सारे वो पावर प्लांट जिससे हम बिजली बनाते हैं, है ना, जहां पर हम लोग कोयले को जलाकर भाप बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट। सर ये क्लास यूट्यूब पर चैनल पर भी लाइव है क्या? नहीं, यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगी, मैं पहले बता दूं। तो थर्मल पावर प्लांट ये वो पावर प्लांट होता है जिसपे हम लोग कौन से कोयला का इस्तेमाल करते हैं? एंथ्रेसाइट का। बच्चों बिटुमिनस, बिटुमिनस एक ऐसा कोयला होता है, इससे दूसरे तीसरे नाम बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी और कम होती है, 80 से 85% इसमें कार्बन होता है। बच्चों बिटुमिनस को ध्यान रखना हम लोग सॉफ्ट कोल, अरे क्या नाम से जाना जाता है? सॉफ्ट कोल और घरेलू कोयला के नाम से जानते हैं। हम लोग अपने घरों में जो कोयला यूज करते हैं, घरों में यूज किया जाने वाला कोयला, वो हमारा बिटुमिनस कोयला ही होता है।
इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे सॉफ्ट कोल या फिर घरेलू कोयले के नाम से भी जाना जाता है। घरों में यूज किए जाने वाले कोयले को बोलते हैं। साथ साथ इसका एक और नाम भी होता है डामर कोयला। तो डामर कोयला, मुलायम कोयला, घरेलू कोयला, ये सब हमारा कौन सा कोयला कहलाता है? बिटुमिनस कहलाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट के बारे में एक क्वेश्चन आएगा कि भूरा कोयला, ब्राउन कोल किसको कहते हैं? तो भूरा कोयला ध्यान रखना, लिग्नाइट को बोला जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी और कम होती है। देखो पहले वाले में 90 से 95, बिटुमिनस में 80 से 85 और लिग्नाइट में ध्यान रखना लगभग 75% के आसपास कोयला होता है। फिर सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला, ठीक है, हाँ, कार्बन का एलोट्रॉप है। मैंने बताया कि कार्बन का ये अस्थायी एलोट्रॉप है, अस्थायी, ठीक है। चलो आ रही है बच्चों पीट कोयला। पीट कोयला वो कोयला होता है जो सबसे ज्यादा खराब कोयला होता है, सबसे कह सकते हो रोस्ट क्वालिटी वाला कोयला, सबसे घटिया क्वालिटी वाला कोयला जो है वो हमारा पीट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 50% के आसपास होती है और इसमें जो नमी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देखो इसमें वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं सर, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। एक तो कार्बन कम और वाष्पशील पदार्थ ज्यादा। तो एक तो आपको क्वालिटी वाइज कोयले का सीक्वेंस याद करना है कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, उससे कम हमारा बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस से कम अच्छा कोयला लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट से कम अच्छा कोयला हमारा पीट होता है। क्वेश्चन इसमें बनेगा भूरा कोयला किसके कहते हैं? लिग्नाइट को, ठीक है। क्वेश्चन आएगा डामर कोयला, डोमेस्टिक कोयला, ये किसको बोला जाता है? सर ये बिटुमिनस को बोलते हैं, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट। परसेंटेज ऑफ कार्बन भी याद रखिए, एंथ्रेसाइट में 90 से 95% होता है, बिटुमिनस में 80 से 85% होता है, लिग्नाइट में 75% होता है और पीट कोयले में 50% होता है। ओके, तो ये एक डेटा वाइज टॉपिक था। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा समझाने की बात आएगी, जहां समझाने की बात आएगी वहां मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले तो आपने ये समझा कि भैया जीवाश्म ईंधन क्या होते, तो कहना जीवाश्म ईंधन का मतलब ये होता है कि जितने भी जीवों के अंश से बनने वाले ईंधन होते हैं वो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। 3 तरह के होते हैं और 3 में मैंने आपको एक बता दिया है, दैट इज कॉल्ड हमारा कोयला, ठीक है। और आ रही है बच्चों, इसके बाद ना जब हम लोग कोयला पढ़ लेते हैं, मतलब ईंधन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे और भी टर्म होते हैं जिनको डायरेक्ट आपके एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी याद करना पड़ेगा, उसे भी समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग के सामने देखिए, मैंने ये सब के सब ईंधन ही लिखे हैं, ये सब हमारे ईंधन लिखे हैं और इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इनके बारे में क्या क्या बातें। जैसे कि सबसे पहले तो ऑक्टेन, ये जो ऑक्टेन होता है, अगर मैं पूछूं कि ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है तो कह देना ऑक्टेन का फॉर्मूला सर आप बता चुके हो, C8H18। पता है ऑक्टेन कहां पाया जाता है? तो ध्यान रखना, ऑक्टेन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है ना, ऑक्टेन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। ऑक्टेन मेनली किसमें पाया जाता है तो कह देना ऑक्टेन मेनली पाया जाता है पेट्रोल में। तो पेट्रोल में अगर कोई पूछे कि मेन कौन सा केमिकल होता है जो जलता है ना, तो पेट्रोल में मेनली पाया जाता है हमारा ऑक्टेन। ऑक्टेन ही जलता है, ऑक्टेन ही हमारा जलता है बच्चों। इसके बाद सीटेन, सीटेन ध्यान रखना C16H34 होता है, C16H34। ये जो सीटेन पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है तो कह दे रहा सीटेन मेनली पाया जाता है तुम्हारे डीजल में। आपको पता है कि पेट्रोल में एक नंबर होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर, सीटेन में एक नंबर, डीजल में एक नंबर होती है उसको बोलते हैं सीटेन नंबर। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पेट्रोल में मेनली कंपोनेंट ऑक्टेन का होता है और डीजल में मेन कंपोनेंट सीटेन का होता है। बच्चों एल्कोहल, जब जनरली आपको सिर्फ एल्कोहल बोला जाए कि एल्कोहल क्या होता है तो एल्कोहल का मतलब सीधा सीधा आप इथाइल एल्कोहल से निकालेंगे। इथाइल एल्कोहल जिसको आप बोलते हैं C2H5OH, ये हमारा इथाइल एल्कोहल होता है। ओके बच्चों, एल्कोहल से बारे में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया एल्कोहल के बारे में एक सवाल पूछा जाएगा, आपने शायद गैसोहॉल का नाम सुना है, आपने किसका नाम सुना है? गैसोहॉल। ये देखिए आप बहुत ध्यान से समझना बच्चों, आप लोग भारत देश में क्या होता है कि भारत देश में जो हमारा पेट्रोल होता है, ध्यान रखना भारत देश में पेट्रोल को किस नाम से जाना जाता है तो कह देना भारत देश में पेट्रोल को बोलते हैं, पेट्रोल को पेट्रोल बोलते हैं, लेकिन विदेशों में पेट्रोल को क्या बोला जाता है? गैसोलीन। जो हम लोग पेट्रोल कहते हैं ना अपने देश में, तो हमारे देश में पेट्रोल बोला जाता है, लेकिन आप अदर कंट्री चले जाइए तो वहां पेट्रोल को पेट्रोल नहीं बोलते, गैसोलीन बोलते। क्या बोलते? गैसोलीन। तो पेट्रोल और गैसोलीन एक ही चीज है, पेट्रोल और गैसोलीन एक ही चीज है। अब आ जाइए बच्चों, ध्यान ये रखना है आपको, जब भी कभी हम लोग गैसोलीन में, जब भी कभी हम लोग किसमें गैसोलीन में क्या मिला देते हैं? एल्कोहल मिला देते हैं। गैसोलीन में क्या मिला देते हैं? एल्कोहल मिला देते हैं।
तो गैसोलीन में अल्कोहल मिला देने के बाद पता क्या बन जाता है सर, इसे कंपाउंड को बोला जाता है गैसोहॉल। क्या नाम से जाना जा रहा है इसको? गैसोहॉल। ये लिखा हुआ है सामने, गैसोहॉल। तो गैसोहॉल क्या है? तो कह देना गैसोहॉल दो ईंधन का मिश्रण है। गैसोहॉल दो ईंधन का मिश्रण है। और आपको मैं बता दूं कौन से दो ईंधन होते हैं, उनमें से एक गैसोलीन होता है, दूसरा हमारा अल्कोहल होता है। ठीक है, गैसोलीन और अल्कोहल। बच्चों गैसोलीन इसमें 90% होता है और अल्कोहल कितना परसेंट होता है? 10% होता है। कई बार ये परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है, कई बार ये परसेंटेज पूछा जाएगा कि गैसोहॉल में कितना परसेंट गैसोलीन होता है और कितना परसेंट अल्कोहल होता है। तो कह देना 90% गैसोलीन होता है और 10% अल्कोहल। तो गैसोहॉल क्या होता है? तो कह देना गैसोहॉल दो चीजों का मिश्रण है, उनमें से एक हमारा गैसोलीन होगा और दूसरा बताइए क्या होगा सर? दूसरा हमारा अल्कोहल होगा। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है ना? आ जाइए बच्चों। इसके बाद ना प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस भी एक तरह का मिश्रण होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या होता है। एमडी चलिए रुकिए, तो अभी मैं पूरा बता रहा हूं। प्रोड्यूसर गैस बच्चों, प्रोड्यूसर गैस ना कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इसका मिश्रण होता है ना। तो दो तरह की गैसों का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन हमारा प्रोड्यूसर गैस होती है। वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होती है। वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होती है। बच्चों अब यहां पर आ जाता है सीएनजी। सीएनजी के पहले पूरा नाम बताइए कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? बच्चों सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर मैं यहां लिख दूं साइड बताइए, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कह देना सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ये बताइए क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा हमारा सीएनजी। सीएनजी में ध्यान रखना दो चीजें पाई जाती है मेनली। सीएनजी में दो चीजें पाई जाएगी, एक तो हमारा पाया जाएगा मीथेन और दूसरा पाया जाएगा एथेन। मीथेन और एथेन का जो मिश्रण होता है वो हमारा सीएनजी कहलाता है, सीएनजी। एलपीजी, अगर एलपीजी का पूरा नाम पूछा जाए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो एलपीजी का पूरा नाम होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी। एलपीजी, अब एलपीजी में आप मुझे बताइए कि एलपीजी में कौन सी दो गैसें होती है? तो कह देना एलपीजी में प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। प्रोपेन मतलब C3H कितना हो जाएगा यहां पर? 8, ये प्रोपेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन इन दोनों का जो मिश्रण होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ये हमारा एलपीजी कहलाता है। लेकिन जब सिर्फ लाइटर में पूछा जाए कि लाइटर में क्या होता है, हरा, तो लाइटर में आपको सिर्फ एक ही गैस बतानी है। बच्चों ध्यान रखना, लाइटर में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन होती है। लाइटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? तो कह देना लाइटर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन होता है। लाइटर में ध्यान रखना प्रोपेन नहीं होता। लाइटर में क्या होता है? सिर्फ ब्यूटेन होता है। गैस लाइट, वो जो लाइटर होते हैं ना, सिगरेट जलाने वाले लाइटर। चलो और आइए, क्लोरोफॉर्म। बच्चों क्लोरोफॉर्म ना एक तरह का निश्चेतक होता है ना, इसका यूज किया जाता है लोगों को बेहोश करने में। क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3। CaCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म है। एलपीजी में गंध, देखो जब भी कभी एलपीजी की हम लोग बात करेंगे ना, तो एलपीजी में हम लोग दो तरह की गैसें यूज करते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। बच्चों प्रोपेन और ब्यूटेन में किसी तरह की कोई गंध नहीं होती, लेकिन अगर ये जलाए तो जल जाती है। तो विस्फोटक होने से बचाने के लिए, ताकि अगर एलपीजी का लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को डिटेक्ट किया जा सके, पता किया जा सके, पता करने के लिए हम लोग एलपीजी में जानबूझकर गंध मिलाते हैं। बच्चों एलपीजी में जो गंध होती है वो इथाइल मरकैप्टन की होती है, C2H5SH। ओके, C2H5SH। पता है इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। बच्चों इथाइल मरकैप्टन में सल्फर आता है और सल्फर की वजह से ही ये गंध पैदा होती है, इथाइल मरकैप्टन, है ना। टीयर गैस। बच्चों टीयर गैस ज्यादातर आपके कह सकते हो कि भीड़ को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए हम लोग टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों टीयर गैस एक तरह का कह सकते हो कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइकिल स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए, टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? C10H5 और C10H5ClN2, है ना। टीयर गैस में ध्यान रखना क्लोरीन और नाइट्रोजन होती है। कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट टीयर गैस में पाया जाता है, तो कह देना टीयर गैस में क्लोरीन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्लोरीन और नाइट्रोजन पाए।
ठीक है, बताइए इतनी बात सबको क्लियर हो रही है ना। अब जैसे कि एक बच्चा कह रहा है कि सर पेट्रोल में ऑक्टेन के अलावा भी कुछ होता है, मैंने अलावा बिल्कुल होता है। डीजल में सीटेन के अलावा भी कुछ होता है, वो अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं क्या होता है। लेकिन पहले आप लोगों को ये सारे के सारे टर्म याद हो जाने चाहिए कि किसमें क्या होता है। इसमें से गैसोहॉल, ये आपके एग्जाम में कुछ ज्यादा पूछा जाता है। गैसोलीन प्लस अल्कोहल का मिश्रण गैसोहॉल कहलाता है। 90% गैसोलीन होता है, 10% हमारा अल्कोहल होता है। ओके, वाटर गैस बताया तो CO प्लस H2। ठीक है, चलो अरे अब सवाल ये आता है कि जब सर हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमें तुरंत बाद एक और हेडिंग पढ़नी पड़ेगी जो हमारे पास कह सकते हो कि ईंधन से संबंधित है। एक तो हमारा ऑक्टेन नंबर, दूसरा हमारा सीटेन नंबर, और तीसरा ध्यान रखना एक घटना होती है जिसको बोलते हैं अपस्फोटन, है ना। अब ये सब टॉपिक ना इंजीनियरिंग के टॉपिक है, इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप लोगों को केमिस्ट्री में भी इसके बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझो कि ऑक्टेन अपस्फोटन क्या होता है। अपस्फोटन को हम लोग इंग्लिश में नॉटिन कहते हैं। कई बार आप लोग इसको किताब में एक और नाम से भी देखोगे, इसको ध्यान रखना एक और नाम से भी जाना जाता है। सर इसको बोला जाता है डिटोनेशन। तो चाहे आप नॉटिन बोल दीजिए या फिर आप बताइए एक नाम से जान सकते हैं डिटोनेशन। ये दोनों नाम इसी के हैं, ये दोनों नाम इसी के हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास नॉटिन या डिटोनेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई इंजन का सिलेंडर है, ये मैंने आपके सामने इंजन का सिलेंडर बनाया, और बच्चों इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ईंधन भरा होता है। अब वो ईंधन में पेट्रोल डीजल, है ना, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ईंधन भरा हुआ है, ये जो फ्यूल भरा हुआ है, तो ये फ्यूल जलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये फ्यूल वो चिंगारी से न जलकर ये आसपास के टेम्परेचर की वजह से जल जाता है। देखो ये जो सिलेंडर की दीवारें हैं, इस सिलेंडर की दीवारों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सिलेंडर की दीवारों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल खुद ना जलकर मतलब कह सकते हो कि वो जो चिंगारी आती है स्पार्क प्लग से चिंगारी से ना जलकर सिलेंडर के टेम्परेचर से जल जाता है। और जब टेम्परेचर से जल जाता है तो वो ज्वलनशीलता एकदम अचानक से होती है, विस्फोट जैसी होती है। और उस विस्फोट की वजह से ही सिलेंडर की दीवारों में अचानक से प्रेशर बढ़ता है, और ये जब प्रेशर बढ़ता है तो सिलेंडर की दीवारों से ठट जैसी, जैसे कि बाहर से कोई ठटठटा रहा हो, सर ठट जैसी आवाज आती है इस प्रेशर की वजह से, जिसे हम लोग नॉटिन या डिटोनेशन देते हैं। ये हमारे इंजन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके इंजन में नॉटिन या डिटोनेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपका इंजन किसी भी समय पे फट सकता है। ओके, तो लिखा हुआ है जब इंजन में पेट्रोल और वायु का मिश्रण सिलेंडर में होने वाले दहन से पहले जल जाता है। लेकिन पहले जलता क्यों है, जलने का कारण क्या है? जलने का कारण है सिलेंडर की दीवार का टेम्परेचर। तो दहन से पहले जल जाता है तो इंजन से कड़कड़ाहट की आवाज आती है। इस घटना को क्या नाम से जाना जाता है? अपस्फोटन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अपस्फोटन। एक सवाल इसमें पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो बच्चों अपस्फोटन को कम करने के लिए हम लोग TEL मिलाते हैं। TEL आपको पता है TEL का पूरा नाम क्या है? तो कह देना TEL का पूरा नाम है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड ये वो कंपाउंड है सर, ये वो कंपाउंड है जो बताइए अपस्फोटन को क्या करता है? कम करता है। तो अपस्फोटन को यानी नॉटिन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो कह देना नॉटिन को कम करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाएंगे? TEL मिलाएंगे, टेट्रा एथिल लेड मिलाएंगे, टेट्रा एथिल लेड मिलाएंगे। बट है क्या ना कि जब हमारे पास आज से 50 साल पहले जब हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, है ना, तब जो है हम लोग TEL मिलाते थे। TEL में क्या होता है? लेड होता है, लेड। तो उससे हमें मतलब उस समय उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो इसका ये जो लेड है ना, इस लेड की वजह से हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है ना। इस लेड की वजह से हमें क्या पैदा हो जा रही है? ये लेड की वजह से हमें आई डिसीज हो जा रही है। क्या हो जा रही है? तो कह देना इस लेड की वजह से आई डिसीज हो जा रही है, आई डिसीज, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पेट्रोल में अब लेड को मिलाना बंद कर दिया। तो कई बार आप पेट्रोल पंप में जाइए
तो पेट्रोल पंप में टेबल लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। यानी पहले तो हम लोग अपस्फोटन को कम करने के लिए TEL मिलाते थे, टेट्रा एथिल लेड मिलाते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा अब हमने अपस्फोटन को कम करने के लिए TEL मिलाना बंद कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी कई सारी जगह पे अभी भी मिलाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अब कुछ पेट्रोल पंप ऐसे आते हैं जहां लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल, यानी अब हमारे पास TEL नहीं है पेट्रोल में। ओके, हमने इंजन की डिजाइन ही ऐसी कर दी, हमने इंजन की डिजाइन ही ऐसी कर दी कि TEL ना हो पाए, समझे ना बात को। आ जाइए बच्चों, इसके बाद होता है नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़नी है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? पहली बात तो याद रखना, ऑक्टेन नंबर ना किसी पेट्रोल की क्वालिटी बताता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता बताने के लिए हम लोग पेट्रोल की गुणवत्ता बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो कह देना पेट्रोल की गुणवत्ता बताने के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर इस्तेमाल करते हैं। कई बार सवाल आएगा कि ऑक्टेन नंबर ना कौन सी ईंधन की क्वालिटी बताता है, तो कह देना पेट्रोल की क्वालिटी बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्टेन नंबर इस्तेमाल करते हैं ना। अब आगे और सुनो बच्चों, ये जो हमारा ऑक्टेन होता है ना, पेट्रोल होता है, पेट्रोल दो चीजों का मिश्रण होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि अभी एक बच्चा बोल भी रहा था लेकिन वो गलत आंसर बता रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोल दो चीजों का मिश्रण होता है, कौन सी वो दो चीजें होती है, कौन से वो दो केमिकल होते हैं? पेट्रोल में ध्यान रखना पहला वर्ड आता है आइसोऑक्टेन, है ना। आइसोऑक्टेन एक सीधी श्रृंखला बनेगी, कई बार आप इसको ऑक्टेन भी कह सकते हैं। नॉर्मल हेप्टेन, तो आइसोऑक्टेन नॉर्मल हेप्टेन, आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन इसका जो मिक्सचर होगा, है ना, हेप्टेन, तो आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन इन दोनों का जो मिश्रण होगा सर, इसी मिश्रण को हम पेट्रोल कहेंगे। इसी मिश्रण को क्या बोला जाएगा? पेट्रोल बोला जाएगा। फिर से सुनिए, आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन इन दोनों के मिश्रण को क्या बोला जाएगा सर? इन दोनों के मिश्रण को पेट्रोल कहते हैं। बच्चों यहां पर ये जो आइसोऑक्टेन है इसको हम लोग 100 रेटिंग देते हैं। क्या रेटिंग देते हैं? 100 क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूं। इसलिए 100 रेटिंग इसको दी जाती है क्योंकि आइसोऑक्टेन जब मिलाते हो तो अपस्फोटन की घटना कम होती है। आइसोऑक्टेन मिलाने से अपस्फोटन की घटना कम होती है, इसलिए आइसोऑक्टेन को 100 रेटिंग। जबकि नॉर्मल हेप्टेन को कितनी रेटिंग देते सर? नॉर्मल हेप्टेन को 0 रेटिंग देते, 0 रेटिंग देते। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल हेप्टेन की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो अपस्फोटन जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल हेप्टेन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो अपस्फोटन बढ़ जाता है, आइसोऑक्टेन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो अपस्फोटन कम हो जाता है। बताइए, इतनी बात यहां तक बताइए जल्दी से, बात सबको क्लियर हो रही नहीं हुई? ठीक है, और आगे सुनिए बच्चों, हमारे इंडिया में पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर होती कितनी है? तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया में हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं, है ना सर, इंडिया में जो पेट्रोल यूज करते हैं उसको कितनी ऑक्टेन नंबर होती है? तो इंडिया में हम लोग जो पेट्रोल बच्चों यूज करते हैं उसकी ऑक्टेन नंबर 90 से 95 होती है। 90 से कितनी होती है? 95 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं। इंडिया में हम लोग 90 से 95 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल यूज करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि भारत में 90 या 95 वाला मान लेते, 95 ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल यूज हो रहा है। भारत में 95 ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल यूज हो रहा है, मतलब यह है कि भारत में जो पेट्रोल यूज हो रहा है उसमें 95% आइसो ऑक्टेन है और बाकी 5% नॉर्मल हेप्टेन है। 95% आइसो ऑक्टेन है और 5% नॉर्मल हेप्टेन। जल्दी बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक बात सबको क्लियर है? सेम तरह से बच्चों, सेम तरह से ध्यान रखना, हमारा डीजल भी होता है। अगर डीजल की बात करते हैं या सीटेन नंबर की बात करते हैं तो सीटेन नंबर किसकी क्वालिटी बताता है ना? तो सर सेटेन नंबर ध्यान रखना हमें किसकी क्वालिटी बताता है सर? ये क्वालिटी बताता है डीजल की। बच्चों सीटेन नंबर या डीजल भी दो चीजों का मिश्रण होता है ना? डीजल भी दो चीजों का मिश्रण होता है, उनमें से एक हमारा सीटेन होता है, दूसरा होता है मिथाइल नेफ्थलीन। सीटेन का फॉर्मूला सबको क्लियर है, मैंने भी बताया, C16H34, 16 से शुरुआत होती है। अब ये जो मिथाइल नेफ्थलीन है इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद कर लो। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि डीजल किन दो पैरामीटर्स का मिश्रण होता है, किन दो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है? तो ध्यान रखना डीजल में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला वर्ड बताइए क्या आता है? सीटेन। सीटेन मैंने अभी बता भी दिया क्या होता है, ओके। और दूसरा होता है अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, पूरा नाम यही होता है, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। तो डीजल ना दो चीजों का मिश्रण होता है,
एक तो सीटेन होता है, दूसरा हमारा अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन होता है। अब सवाल ये है कि हम लोग इनमें से किसको 100 रेटिन दे दे, किसमें को 0 रेटिन दे दे, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो सीटेन होता है सर, सीटेन को हम लोग 100 रेटिन देते हैं। क्यों? क्योंकि सीटेन मिलाने से सर, सीटेन मिलाने से क्या होता है, अपस्फोटन कम होता है। और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन को कितनी रेटिन दी जाती है? 0। ये 0 रेटिन 100 रेटिन हम अपने काम के हिसाब से दे रहे हैं इसको, है ना। अरे बच्चों इसके बाद ना इंडिया में जो डीजल यूज किया जाता है वो कितनी सीटेन नंबर का यूज किया जाता है? तो ध्यान रखना, इंडिया में बच्चों जो हम लोग डीजल यूज करते हैं उसकी सीटेन नंबर कितनी होती है? तो कह देना उसकी सीटेन नंबर 50 से 55 होती है। 50 से 55 सीटेन नंबर का हम लोग डीजल यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि अगर 55 सीटेन नंबर है, सीटेन नंबर 55 है, तो 55% सीटेन होगा और बाकी 45% हमारा अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। आप और ये ज्यादा चोरी करते बच्चों, ये सब कंपाउंड आपस में मिले जुले रहते हैं, इनको अलग करना थोड़ा कॉस्टली होता है, समझे ना बात रो। तो आप ये मत कहना कि जब इसको 0 रेटिन दे रहे हैं तो इसको पूरी तरह से क्यों नहीं अलग कर रहा है। अलग होता ही नहीं है, ये एक तरह का मिश्रण होता है जो हमें मिलना ही मिलना होता है। ये अलग करोगे तो कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा तो डीजल और पेट्रोल बिकेगे कैसे, है ना। तो ध्यान रखना, इंडिया में जो डीजल यूज किया जाता है वो 50 से 55 सीटेन नंबर का यूज होता है। पेट्रोल जो यूज होता है वो 90 से 95 ऑक्टेन नंबर का यूज होता है। किसको 100 रेटिन देनी है, किसको 0 रेटिन देनी है, ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, जब हम पेट्रोल लाते हैं तो पूरा रेड रहता है, बट पहले इतना रेड नहीं होता रहता। अब क्या मिलाते हैं? देखो इसके बारे में तो मुझे अभी नहीं क्लियर है कि रेड क्यों रहता है ना। और मैंने इतना भी पेट्रोल तो देखा भी नहीं है, तो इसके बारे में जैसे ही मुझे पता चले ना मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सर सीटेन नंबर ज्यादा होगा तो क्वालिटी भी ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी ज्यादा होगी तो महंगा भी ज्यादा होगा। अब ये डिसाइड करना है ना आपको कि आपके जो डीजल लेने वाले आदमी है वो उतना महंगा डीजल लेने नहीं लेने, है ना। तो ये सब प्योरिफिकेशन के बाद आपको मिलेगा ना। ओके, तो लेकिन इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्लियर किए हैं कि इनसे हमारे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, बताइए। क्लियर है ना। रेटिंग के बारे में सबको याद हो जाना चाहिए, रेटिंग कैसे देते हैं, थोड़ी रेटिंग से सवाल पूछा जाएगा। तीसरी क्वालिटी कौन बताता है, ये सवाल पूछा जाएगा। चलो आ जाइए। तो बच्चों यहां ना अभी हमने क्या पढ़ लिया सर? अभी हमने अपस्फोटन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके बाद हमारा आईयूपीएसी नेम शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब ना एरोमेटिक कंपाउंड सुनिए बच्चों। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हमारे इंटर में थोड़ा सा ज्यादा थे। आपको बता दूं वो ये बहुत ज्यादा हाई स्कूल में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग के एग्जाम में एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पे सिर्फ एक कंपाउंड अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बेंजीन। बेंजीन के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है, समझना बात को। तो जब बेंजीन के बारे में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले आप समझो कि है क्या। जैसे कि सवाल है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते, तो कहना जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक चक्रीय संरचना मिलती है, एक साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्लोज, है ना, चक्रीय का मतलब यहां क्लोज बोल सकते हो। तो जब क्लोज स्ट्रक्चर मिलती है तो ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बच्चों जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, या आप बोल सकते हैं विशेष प्रकार की महक होती है ना। तो विशेष प्रकार की गंध होती है। तो जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है सर, उन्हें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नाम जानेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में कई सारे कंपाउंड के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मूले बस याद करने हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मूले मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। चलो समझो, सबसे पहला जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड याद करना है वो बेंजीन याद करना। बेंजीन बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी हम बेंजीन की बात करते हैं कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 ये हमारा बेंजीन है। लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी आती है, हेक्सागन में आती है। हेक्सागन में आती है, मैंने कल भी आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते दिखाई थी, याद है ना। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आती है, ऐसे आती है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बेंजीन की बनाते थे, हेक्सागन में है। और बच्चों इसमें क्या होता है, एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। यानी यहां पर इस तरह से एक एक छोड़ के आप डबल बॉन्ड लगा दो, ओके। और बाकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, हमने यहां पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन फिट कर दिया। ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है ये हमारी बेंजीन की होती है।
ठीक है, ऑक्टेन रूल वी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ओके। तो ये बात सबको क्लियर हो रही बच्चों। कई बार हम लोग बेंजीन को एक दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे। बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का एक तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि बेंजीन बनाते समय इस तरह से ऐसे बना देंगे बच्चों, और इसके बीच में ऐसे सर्कल लगा देंगे, है ना। तो जब आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो हम ध्यान रखना, इसको भी हम किस नाम से जानते हैं, बेंजीन के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको बेंजीन के बारे में हमेशा एक बात बताई है, इसको याद भी रखना। बेंजीन में कितने सिग्मा होते हैं, 12 सिग्मा होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार सिंगल बॉन्ड की संख्या और डबल बॉन्ड की संख्या भी पूछ लेता है, कितने सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड। तो बेंजीन का कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो। ओके, अब बेंजीन से मिलते जुलते और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। मतलब पहला मैंने कंपाउंड बताया बेंजीन, बेंजीन के साथ और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनके फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, है ना। चलो अगला एग्जांपल, सर अगला एग्जांपल है हमारा टालुवीन। बताइए, आपने टालुवीन का नाम सुना है ना। टालुवीन क्या होता है, कह देना टालुवीन होता है C6H5CH3, ये हमारा टालुवीन है। टालुवीन का मतलब ये होता है कि आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाइए, आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाइए, और बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते समय ऊपर बताइए क्या लिख दीजिए, सर ऊपर ना आप CH3 लगा दीजिए। ऊपर जब आप CH3 लगा देते हैं तो बताइए इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं टालुवीन। ये हमारा टालुवीन है। टालुवीन के साथ और भी बहुत सारे नाम आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैं आपके सामने ना एक काम करते हैं, इसका नाम चलो ऊपर ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलो, अगर मैं बेंजीन वाली स्ट्रक्चर बनाकर इसके ऊपर क्या लगा दूं, OH लिख दूं, इसके ऊपर OH लगा दो, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, तो बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जब सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगाते हो, डेट इज कॉल्ड फिनॉल। ये हमारा कैटलाइडा, इसे बोला जाएगा फिनॉल। अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो फॉर्मूला भी मैं बना के दे सकता हूं। टालुवीन का फॉर्मूला होगा C6H5CH3, 8 हाइड्रोजन को हटाकर CH3 लगाते। फिनॉल का फॉर्मूला होगा C6H5OH, ये हमारा फिनॉल हो गया। बताओ, सब तो क्लियर होना ना। इसी तरह से बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड कैसे बनता है, सर बेंजिल्डिहाइड बनाने के लिए आप बेंजीन बनाइए और ऊपर बताइए क्या लगा दीजिए, सर ऊपर लगा दीजिए CHO। ऊपर जैसे आप CHO लगा देंगे तो बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है, सर इसको बोलते हैं हम लोग बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड, ये हमारा बेंजिल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कह देना इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 और CHO, ये हमारा बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, अब आप बताओ जरा, जैसे कि आपने एक और नाम सुना होगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, सुना है ना। आप बताओ ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या होता है। तो जब आपसे ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोला जाता है तो फिर से बेंजीन बनाइए। अब मैं आपको TNT बना के दिखाता हूं। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है, TNT। तो TNT बनाते समय पता क्या करना है, सर TNT बनाते समय एक को तो टोलुइन बनाने के लिए CH3 लगाना है, और बाकी यहां पर 8 NO2 लगाना है, यहां पर 8 NO2 लगाना है, और यहां पर 8 NO2 लगाना है। ये जो हमारा बनेगा सर इसको बोला जाएगा ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये हमारा ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, TNT। बताओ, सबको क्लियर हो गया, फटाफट जल्दी बताइए। ठीक, ओके, चलो ये वाला नाम बताइए। एक और बताता हूं, सर मान लीजिए इस तरह से मैंने फिर से बेंजीन बनाया, ये बेंजीन बनाया ऐसे, और बेंजीन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, सर इस पर बेंजीन के ऊपर COOH लगा दिया। ये भी एक नाम छूट रहा था, इसका नाम बताइए क्या है ना। तो जब हम लोग बेंजीन के ऊपर COOH लगाते हैं, इसको बोल सकते हैं C6H5COOH। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। बताइए इसको किस नाम से जाना जाएगा, इसे बोला जाएगा बेंजोइक एसिड। ये हमारा बेंजोइक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। वो अभी दे रहा हूं ना, मेरे बैग पड़ी है। ठीक है, चलो यहां तक बताइए, बात सबको क्लियर हो गई। बोलो भाई। देखो और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको बता दूं, आप ये समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में आज तक इससे सिर्फ बेंजीन से सवाल आया है।
कभी कभी ये दो फॉर्मूले वगैरह पूछ ले, फॉर्मूले आज तक नहीं पूछे। फिनोल्टाइट यूज होता है बेटेलाइट बनाने में, बस वहां पूछा जाता है कि फिनोल कैसे, बेटेलाइट कैसे बनता है, बस उसके अलावा पूछ रही है। हाँ, अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझना, इससे सवाल ग्रुप डी में बहुत पूछे रहे, है ना बच्चों। आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं, जैसे कि आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटेन, आपके सामने वर्ड लिखा है साइक्लोब्यूटेन, इससे फॉर्मूला क्वेश्चन आया है ना। आपके सामने वर्ड लिखा है साइक्लोप्रोपेन, आपके सामने वर्ड लिखा है साइक्लोप्रोपेन, ओके। आपके सामने एक और वर्ड लिखा हूं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये जो मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं ना, इनसे आपके एग्जाम में सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। और भी मान लीजिए मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, और यहां पर मान लीजिए मैंने आपके सामने नाम लिखा है साइक्लोपेंटेन। तो ये जो मैं आपके सामने फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूं, इससे आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इस बार भी आया था, इसमें कुछ नहीं करता, डबल बॉन्ड वगैरह की संख्या पूछता है ना। देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग एमडी शौकत अली सुनो ध्यान से, यहां पर ये 8 तरह के ग्रुप है आपके पास, अभी मैं आयुपेशी पढ़ाऊंगा, एल्केन, एल्कीन, हेलो एल्केन, एल्केन, ये सब फलाना। तो ये जो 8 तरह के ग्रुप है ना, ये 8 तरह के ग्रुप आपके 10वीं की एनसीईआरटी में है। जैसे कि हम लोग NH2, CN, ये सब भी ग्रुप होते, तो ये सब हम लोग इंटर में पढ़ते। आज तक नहीं आए तो मुझे उसमें नहीं जाना है, हम लोगों को जो भी समूह पढ़ने हैं वो 8 तरह के ही समूह पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो हम लोग जो भी फॉर्मूले बनाएंगे वो मेनली 8 तरह के समूहों से ही बनाएंगे, ध्यान रखना। चलो आ जाइए। तो बच्चों पहले तो आप समझो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है। बच्चों ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और साइक्लोब्यूटेन में ध्यान रखना C4H8 होता है, C4H8 ये हमारा साइक्लोब्यूटेन है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, है ना बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी कि आप ना 4 कार्बन को, सर 4 कार्बन को सबसे पहले एक साइकिल में लगा दीजिए, लगा दिया। लेकिन कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, सर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन की अभी 2 वैलेंसी बराबर है, 4 वैलेंसी बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंगल सिंगल बॉन्ड में हर एक कार्बन को 8 हाइड्रोजन दे दिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड में हर एक कार्बन को 8 हाइड्रोजन दे दिया। ये जो स्ट्रक्चर बन गई दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन। हाँ बिल्कुल एकदम सही बताया, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। बताइए, तो साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर आप सबको बनाना आ गई, है ना, आ रही। चलो साइक्लोप्रोपेन, बच्चों साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, C3H6, ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो कह देना हमें ना 3 कार्बन को एक ट्रायंगल में लगाना है ऐसे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन भी है हमारे पास, तो 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी खत्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन को इस तरह से सेट कर दो। तो ये जो हमारा बन गया, सर ये बताइए क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, ये हमारा कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये टेस्ट से देखो, एक बच्चा कह रहा है कुणाल ये सब बातें बाद में करेंगे, सर आपका नोट्स बनाया है लेकिन लाइव थोड़ा हटके है, अच्छा ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, सर साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12, C6H12 ये हमारा बताइए साइक्लोहेक्सेन। कैसे बनेगा फॉर्मूला, तो आपको करना क्या है, इस तरह से पहले तो एक हेक्सागन बना लीजिए, अरे ये देखिए मैंने यहाँ एक हेक्सागन बना दी ऐसे, क्योंकि यहाँ हेक्सागन बनाने के बाद हमें ना कार्बन की 4 वैलेंसी खत्म करनी है, तो हर जगह हमने क्या किया, सर हर जगह इस तरह से हमने 2 हाइड्रोजन फिट कर दिए। ये देखिए, ये देखिए, अभी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, इस तरह से एक सवाल पूछा गया था। आप जाते देखिएगा, ग्रुप डी परीक्षा 2022 में एक सवाल आया था कि साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन के बीच में बताइए कितने बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है और टोटल कितने बॉन्ड है, ये सवाल आया था। तो कार्बन कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड है, और जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 12 बॉन्ड है, और टोटल भी पूछा जा रहा था जो कि 18 होता है, ठीक है। चलो और आगे बढ़े, तो बताइए साइक्लोपेंटेन का क्या बनेगा, सर साइक्लोपेंटेन यानी C5H10, C5H10 यह हमारा साइक्लोपेंटेन है, और या सर ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। तो आप बताओ साइक्लोपेंटेन में क्या होगा, सर साइक्लोपेंटेन में हमें 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बनानी है। देखो सिंगल कार्बन इस तरह से,
ये हमारा ये, ठीक है, कितने हो रहे? 5 हो रहे क्या? तो इसको ऐसे जोड़ दीजिए, फिर 5 हो रहे तो हो रहे। चलो बताओ, तो यहां पर ये हमारा इस तरह से ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखो। तो बच्चों यहां पर ये हमारी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? इसे बोला जाएगा साइक्लोपेंटेन। ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। ओके, तो सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई, थोड़े बहुत फॉर्मूले बताए, वो सारे फॉर्मूले, वो सारी स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो रही है ना? है ना? ये आज तक नहीं आया है, बेंजीन से हमेशा वो सवाल आएगा। साथ साथ जो है ये इस बार 2022 में पूछे गए सवाल है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के बॉन्ड की संख्या बतानी होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कहां कितना बन रहा है, ये सब बताना होता है। ठीक है, चलो अब बच्चों यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग शुरुआत करते हैं। सर इस हेडिंग का नाम है आईयूपीएसी नेम, है ना? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप आईयूपीएसी नेम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप सुनते रहिए। और मैंने देखिए सारे के सारे आईयूपीएसी नेम के एग्जाम्पल भी लिख लिए, ये देखिए, और ये सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया। वो सारे के सारे आईयूपीएसी नेम जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो सारे के सारे कह सकते हो आईयूपीएसी नेम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना? लेकिन पहले आईयूपीएसी नेम समझाने से पहले ना मुझे आपको आईयूपीएसी नेम का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि भैया आईयूपीएसी नेम का बेसिक क्या है। ठीक है, चलो अब बताओ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आईयूपीएसी नेम की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत समझो, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास आयनिक कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है? आपके पास आयनिक कंपाउंड है। तो बच्चों जितनी भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, होता क्या है कि आयनिक कंपाउंड की संख्या बहुत कम होती है। अरे सर आयनिक कंपाउंड की संख्या कम है, तो जब आयनिक कंपाउंड की संख्या कम है, ठीक है, तो उनके नाम तो हम ऐसे ही दे देते हैं, जैसे NaCl है, NaCl है, तो आपने सीधा सीधा बोल दिया संख्या कम है, सोडियम क्लोराइड बोल दो। बात समझो, तो आयनिक कंपाउंड की संख्या बहुत कम होती है, तो उनके नाम को देने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, उनका नाम हम उनके नाम के हिसाब से याद कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो एक तरह का गुण बनाते हैं, चैन रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में एक गुण पाया जाता है संकलन, है ना? वो हमारे कई सारी सीरीज बनाते हैं, संकलन बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में संकलन का गुण पाया जाता है, जिससे इनकी संख्या करोड़ों में पाई जाती है। किसमें? करोड़ों में। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या करोड़ों में। तो बच्चों जब इसकी संख्या करोड़ों में पाई जाती है, तो इनके नामकरण की स्पेशली एक पद्धति देनी पड़ेगी, नहीं तो हम बताइए इनके बड़े बड़े नाम कैसे याद कर पाएंगे? अरे बोलो, समझे ना? ये तो वही बात हो रही, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो एक का नाम सोनू, एक का नाम मोनू, और मान लीजिए आपकी भी बच्चों की संख्या 50-60 हो रही बताइए किसका स्टार आप याद करोगे? सोनू, मोनू, टिंटू, रिंटू, जिंटू, नहीं याद कर पाओगे। तो अगर आपके भी 50 बच्चे हो रहे, नाम नहीं याद कर पाओगे, तो कुछ तो सोचोगे भाई कि इनका नाम कैसे याद रखे, कुछ तो वहां सिस्टम अप्लाई करोगे ना। तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई हुई कि जब ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो उनके नामकरण की हमें एक पद्धति बनाई गई, और ये जो पद्धति बनाई गई है सर, इस पद्धति को बोलते हैं आईयूपीएसी पद्धति। सर आईयूपीएसी पद्धति की खोज किसने की? ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, आईयूपीएसी पद्धति की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे, वो 1919 में इन्होंने आईयूपीएसी पद्धति की खोज की थी। उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हेड। ठीक है, अर्नेस्ट हेड, सॉरी हेड नहीं, जेड बोलिए, माफ करिएगा, अर्नेस्ट हेड नहीं, जेड, अर्नेस्ट जेड। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आईयूपीएसी पद्धति की खोज की थी, और कब की थी सर? 1919 में की थी। बोलो भाई क्लियर है? अब सवाल में ये भी आता है कि भैया आईयूपीएसी नाम का पूरा नाम बता दीजिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, देखो मैं लिखता हूं इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, पी तक पहुंच रहे हम लोग। फिर इसके बाद होगा एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इस आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम होता है। ये इस आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम होता है। पूरा नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम क्या है। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, प्योर एंड हमारा साइलेंट है, एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम।
है ना, ठीक है, बोलो भाई क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि इसको हम पढ़ते कैसे आपने कहा कि हम इस पद्धति को जानेंगे। तो बच्चों इस पद्धति को जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस पद्धति में नामकरण होता कैसे। तो बच्चों जब इस पद्धति को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इस पद्धति के नामकरण के लिए 3 चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं प्रीफिक्स। क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये होगा कि जो नामकरण के पहले लगाए जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने लगाया क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन में जो क्लोरो वर्ड लगा, समझो बात को। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने एक वर्ड लिखा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ध्यान सुन लो। तो हम लोग ना 3 तरह के कह सकते हो नाम को जोड़कर, सर 3 तरह के नाम को जोड़कर हम लोग आईपीएसी नेम पढ़ेंगे। एक वर्ड होगा क्लोरो, सर एक वर्ड होगा क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या होगा? सर ये वर्ड हमारा पहले लगा है, इस वर्ड को बताइए किस नाम से जाना जा रहा है? दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ये हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो चीज पहले लगी हो, है ना। फिर इसके बाद एक रूट वर्ड आएगा। रूट वर्ड बताइए क्या हो जाएगा? मेथ। मेथ जो होगा वो बताइए क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। ये हमारा रूट वर्ड है। रूट वर्ड मैंने आप लोगों को याद करा दिए थे 20 तक, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेट, सेट, ऑट, नॉन, डेट, फिर अनडेट, डू डेट, ट्राई डेट, टेट्रा डेट, 20 तक पूरा याद कराए थे। और फिर लास्ट वाला ये जो एनी वर्ड आता है, डेट इज कॉल्ड, ये सबसे बाद में आया, ये हो प्रीफिक्स सबसे पहले। और ये वर्ड बताइए क्या कहलाता है? सर इस वर्ड को बोला जाता है सफिक्स। इस वर्ड को बोला जाता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो सबसे बाद में। ठीक है, बताइए इतनी बात सब लोग क्लियर हो रही नहीं हुई? हरा। तो जब भी कभी हम लोग आईपीएसी नेम पढ़ते हैं तो आईपीएसी नेम में ध्यान रखना, बनाते समय हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद यूज करना पड़ेगा हमें रूट वर्ड, मेथ, हेथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेट, सेट। फिर इसके बाद बताइए क्या यूज करना पड़ेगा? सफिक्स। तो प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ये सब मिलके बताइए क्या बनाते हैं? सर ये सब मिलके बनाते हैं आईपीएसी नेम। अब होगा क्या? अब होगा ये कि रूट वर्ड तो देखो हर बार आएगा, रूट वर्ड हर बार आएगा, रूट वर्ड आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कई बार प्रीफिक्स आएगा, कई बार प्रीफिक्स नहीं भी आएगा। कई बार प्रीफिक्स आएगा और कई बार प्रीफिक्स नहीं भी आएगा, और कई बार सफिक्स भी आएगा, कई बार सफिक्स नहीं भी आएगा। रूट वर्ड हमेशा आएगा, ओके। लेकिन प्रीफिक्स का आना ना आना ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक और नाम बताता हूं, आपने मेथेनॉल का नाम सुना है? मेथेनॉल, बताइए मेथेनॉल सुना है? अब आप बताओ मेथेनॉल क्या होता है? तो आप बताइए मेथेनॉल क्या होता है? तो कहना मेथेनॉल का मतलब होता है CH3OH। इतना तो अभी पता होगा। तो आप बताओ मेथेनॉल में, है ना, क्या क्या वर्ड आया? तो कह देना मेथेनॉल में देखिए हमारा एक तो आ गया ये, मतलब रूट वर्ड आ गया मेथेन, मेथ, ये रूट वर्ड आ गया। और OL जो आया है वो हमारा सफिक्स हो गया। तो रूट वर्ड और सफिक्स से मिलके ही बन गया मेथेनॉल। यहां पर प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो जनरल क्या होता है कि जनरल ये होता है कि प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ये आईपीएसी नेम बनेगा। लेकिन कई बार प्रीफिक्स लगेगा भी और कई बार प्रीफिक्स नहीं भी लगेगा। तो हर बार आप प्रीफिक्स ढूंढते मत रहना कि प्रीफिक्स कहां है, प्रीफिक्स कहां है। ठीक है, जल्दी से एक बार बताओ, यहां तक बात सब तो क्लियर हो रही? तो आईपीएसी नेम कैसे बनाना है उसका मैंने अभी बेसिक दिया, अभी और कहानियां है, सुनते रहिए बस। बच्चों आईपीएसी नेम बनाने से पहले हम लोगों को सारे के सारे सफिक्स ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। सफिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, खास तौर से फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए भाई। जब तक आप ये सब क्लियर नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। चलो, तो सबसे पहले देखो यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, है ना। जैसे कि याला नाम क्या लिखा है? एल्केन, एल्कीन, एल्टाइन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम लोग हेलोजन्स लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन लेते हैं। एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आपके सामने जो नाम लिखा है ना, सर यही नाम हमारे कह सकते हो ग्रुप से। अब देखो आप कहोगे सर ये 8 ही क्यों लिया? ज्यादा भी होते, आपने CN नहीं लिया, आपने NH2 नहीं लिया। ठीक है, तो बच्चों CN और NH2 ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप विश्वास मानिए आईपीएसी नेम ना ज्यादा से ज्यादा
हेलोजन सॉरी एल्केन का पूछा जाएगा, एल्कोहल का पूछा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा जाएगा। उससे ज्यादा जो है NH2 और इसके बाद और उसका नहीं पूछ सर। और 10 का अनुभार, अणुभार क्या होता है? अरे अणुभार निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? आप देखो C8H18 है तो आप निकाल के देखो जरा, कार्बन 12 और हाइड्रोजन का 8 + 18 कर दीजिए। ओके, 20 जोड़ते तो ये 116 आता सर, ये हमारा 114 आ जाएगा, बस ये अष्टाणुभार हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ओके चलो, तो बच्चों मैंने कहा कि हमें ना इनके सफिक्स और ग्रुप्स याद कर दे। तो पहले तो हम लोग इसके क्या करते हैं कि सर इनके ग्रुप्स याद करते हैं, ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एल्केन का अगर मैं पूछूं कि भैया एल्केन का आप मुझे बताइए कि एल्केन का ग्रुप क्या है, तो एल्केन का ग्रुप बनाने के लिए हमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना। जहां जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा सर, वहां वहां हमारा एल्केन होगा। एल्कीन का मतलब होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये देखो, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप सुनते रहिए, ठीक है। हेलो एल्केन का मतलब ये होगा कि कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ तो सबके साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक हमारे पास X के साथ भी जुड़ा होगा। यहां बच्चों ध्यान रखना, ये जो X वर्ड यूज किया मैंने, X, ये X वर्ड का मतलब क्या है? तो कह देना यहां पर ये X वर्ड का मतलब होगा कि हेलोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये X का मतलब होता है, ये X का मतलब। तो ये हमारे पास कह सकते हो हेलो एल्केन हो गया। ध्यान से सुनना है ना सब लोग, और सुनिए। फिर इसके बाद बताओ एल्कोहल का जो समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो सिंगल बॉन्ड OH ये हमारा बताइए एल्कोहल कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। बोलो, यहां तक क्लियर है? फिर इसके बाद कीटोन, बच्चों कीटोन का समूह सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड यहां खाली, 2 सिंगल बॉन्ड खाली होंगे CO, कीटोन। लेकिन कीटोन को मैं और अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कीटोन को ध्यान रखना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अब थोड़ा जगह देखो नहीं आ रही है, मैं एक काम करता हूं, मैं सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड लिख दूं, लेकिन मैं आपको साइड में यहां लिख देता हूं कि कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कीटोन ना हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, ये है कीटोन, ये रिप्रेजेंट, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो कीटोन आई हो गया। कीटोन के बाद अगला बताइए क्या है सर? अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। बच्चों अगर सिंगल बॉन्ड CHO को रिप्रेजेंट करे कि भाई CHO क्या है, तो इसको भी रिप्रेजेंटेशन समझो। CHO को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। ये कई बार अंदर डिटेल में जब जाओगे ना कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पता करना होगा। बच्चों इसके बाद लास्ट वाला जो समूह है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना क्या होता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड COOH होता है, COOH पता कैसे बनता है? COOH में ध्यान रखना 8 ऑक्सीजन, सर 8 ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, बाकी 8 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ H ऐसे जुड़ा होता है। ये है हमारा कह सकते हो COOH, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो रही? तो ग्रुप सारे याद हो रहे हरा? चलो और आइए बच्चों, अब मैं सफिक्स बताता हूं, सफिक्स जो आगे लगाए जाते हैं। एल्केन का सफिक्स तो बड़ा आसान है, ANE। एल्कीन का सफिक्स ENE, और इसके बाद एल्काइन का सफिक्स YNE। बोलो ओके। चलो और आइए बच्चों, हेलो एल्केन में कोई सफिक्स नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा ना क्लोरोमीथेन, जैसे कि मैंने क्लोरोमीथेन लगाया, तो यहां क्लोरो जो वर्ड आया ये पहले आया है। तो हेलो एल्केन के लिए हम लोग कोई भी सफिक्स नहीं लगाते, नोट डाउन कर लीजिए ना। हेलो एल्केन के लिए हम कोई सफिक्स नहीं लगाते, हेलोजन का कोई अलग सफिक्स नहीं है। एल्कोहल का सफिक्स होता है OL। जब भी कभी लास्ट में OL लगा होगा, जैसे कि मेथेनॉल, जैसे कि एथेनॉल, OL जो लगा होगा वो हमारा एल्कोहल का सफिक्स होगा। कीटोन का सफिक्स होगा ONE, जैसे कि मेथेनोन है ना, एथेनोन। तो ये जो हमारा मेथेनोन एथेनोन आएगा ये सब हमारे ONE यानी हमारे कीटोन का समूह सफिक्स होगा। एल्डिहाइड, बच्चों एल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL।
क्या हो रहा है, एल। जैसे कि मेथेनल, तो नल में क्या होता है, एल लगा होता है। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ये हमारा एल्डिहाइड है, एल लगा हो रहा है, एल सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में लगा होगा ओइक एसिड, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, है ना, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये हमारे कह सकते हो कि स्टेज सफेद सोडियम। ओके, चलो भाई जल्दी से एक बार बताइए, यहां तक सब तो क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाक से। चलो जनरल फॉर्मूला सुनिए बच्चों, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ये हमारा एल्कीन है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। CnH2n-2 ये हमारे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है सर, हेलो एल्केन, जैसे कि CH3Cl लिखा, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। बच्चों CH3Cl को जब जनरल फॉर्मूले में तोड़ोगे ना तो CnH2n+1, और आगे बताइए क्या लगाना होगा? आगे हमें X लगाना होगा। X का मतलब हेलो एल्केन हो गया। आप देखो मेथेनल CH3Cl, एथेनल C2H5Cl, तो कहीं ना कहीं C2H5 CnH2n+1 होगा, है ना। फिर एल्डिहाइड, अब देखो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। RCHO के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, नहीं पहले अल्कोहल है, माफ करिएगा, पहले अल्कोहल है। अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले को हम लोग ROH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ROH। कई बार हम लोग इस ROH को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+1, CnH2n+1, और ऊपर बताइए क्या लगा देते हैं? OH, अल्कोहल। ठीक है, CnH2n+1 आगे ऊपर OH या ROH। अगला आइए सर, अगला आइए कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR। RCOR सर, RCOR ये हमारे किसका होता है? कीटोन का होता है। अब ये R का मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है जैसे CH3, इथाइल ग्रुप हो सकता है C2H5। R का मतलब मेरे दोस्त कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। RCHO, अब जैसे RCHO है तो RCHO को पता कैसे लिखते हैं सर? RCHO जैसे कि मेथेनल SCHO, एथेनल C2H5CHO, तो आप चाहो तो इसके जनरल फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं CnH2n+1 CHO, ये भी लिख सकते हैं। अरे सर ओइक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, मेथेनोइक एसिड HCOOH, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो R सिंगल बॉन्ड COOH हो सकता है ऐसे। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं सर? आप इसको लिख सकते हैं CnH2n+1, 2n+1, और आगे बताइए क्या लगा देंगे? COOH लगा देंगे, COOH। बिल्कुल, R हमारा एल्काइल ग्रुप कहलाता है, और R की जगह पे क्या क्या हो सकता है? तो कह देना R की जगह पे मिथाइल समूह हो सकता है जैसे CH3, या इथाइल समूह हो सकता है C2H5। ये सब हमारे ग्रुप के नाम हैं, मिथाइल, इथाइल ग्रुप वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए यहां तक बात जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। सारे के सारे ग्रुप, उनके फॉर्मूले, वो सब क्लियर हो रहे नहीं हुए? पहचानने तो आते हैं भैया? आगे बढ़े, अभी आगे लगभग आधे घंटे का, आधे घंटे नहीं 20 मिनट का लेक्चर और बाकी है, तब यहां से ये फिनिश हो जाएगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये सारी बातें क्लियर हो गई? आर के बारे में क्लियर कर लो। आर हमारा CH3 C2H5, इसको आप लोग एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोला जा सकता है इसको? एल्काइल ग्रुप। सर आप उड़िया हैं? नहीं भैया नहीं, उड़िया नहीं है। चलो तो पहले पर जल्दी बताओ कमेंट करके, ये टेबल क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? फटाफट जल्दी बताइए, फिर आप आगे बढ़े। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप जल्दी से। ओके,
चलो अब बच्चों हम लोग आईयूपीएसी नेम बनाना सीखेंगे, लेकिन आईयूपीएसी नेम बनाने से पहले आप लोगों को मैं 4 रूल समझाना चाह रहा हूं। बच्चों ये रूल मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, तो आप पहले मेरे हिंदी में समझ लीजिए अच्छे से, फिर हिंदी में आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो पहले तो आप रूल समझो। बच्चों आईयूपीएसी नेम बनाने का सबसे पहला रूल, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते। सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने इस तरह से एक श्रृंखला ऐसे लिखी है, ऐसे ऐसे, और ये एक श्रृंखला लिखी है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये देखो। तो आप कौन वाली श्रृंखला का चुनाव करना पसंद करेंगे? तो हमें ना सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। जो भी श्रृंखला सबसे लंबी है, अगर सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव नहीं किया तो फिर गलत है। जैसे कि एक बच्चा कह सकता है कि सर क्या हम ये वाली श्रृंखला का चुनाव करें, ठीक है। एक बच्चा कह सकता है कि सर हम क्या ये वाली श्रृंखला का चुनाव करें, क्या हम लोग ये वाली सीरीज का चुनाव करें। अरे तो आप मुझे बताइए सबसे लंबी सीरीज कौन सी है। एक एक करके समझे ना, सारे नियम एक साथ नहीं लगाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो पहले आप मुझे बताओ कौन वाली सीरीज सबसे सही है इनमें से। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबी श्रृंखला उसको बोला जा रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। बच्चों आप ये देखो, जब इस तरह से आओगे तो 4 कार्बन मिलेंगे, ऐसे सीधे जाओगे तो 5 कार्बन मिलेंगे, और इस तरह से आएंगे ये वाला आएंगे तो इसमें 6 कार्बन मिलेंगे। तो ये वाली सबसे लंबी नहीं है, ये वाली श्रृंखला सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी जो सीरीज है सर, सबसे लंबी सीरीज ये है, तो इसमें 6 कार्बन मिलेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला ये है कि आपको सबसे लंबी सीरीज चुननी है। ओके चलो पहला नियम समझ आ गया। दूसरा है कि श्रृंखला में क्रियात्मक परमाणु का अंकन करे और क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दे। अरे बच्चों हमें क्या करना है कि सीरीज में आपको नंबरिंग करनी है कार्बन परमाणु में, और कार्बन परमाणु में नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो समूह है उसको न्यूनतम अंक मिल सके। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने जो है ना इस तरह से कार्बन श्रृंखला लिखी, ऐसे लिखी, और मेरे पास जो है ना 2 तरह के मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, 2 तरह के। एक यहां पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया और एक मैंने यहां पर मिथाइल ग्रुप लगाया। तो आप मुझे बताइए नंबरिंग कैसी होनी चाहिए, और हमें ना क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप की मिनिमम नंबरिंग करनी है ना। तो बच्चों मिनिमम नंबरिंग करनी है तो पहले तो लंबी श्रृंखला चुनो। तो लंबी श्रृंखला चलो 5 चुनना है तो 5 कैसे भी चुन सकते हो। तो पहला नंबर आप हो सकता है इस तरह वाला 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा कार्बन नहीं मिलेंगे, मतलब हमने लेफ्ट से राइट नंबरिंग की। और दूसरी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग की। तो बताइए इन दोनों नंबरिंग में से कौन सी नंबरिंग सही है? लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग सही होगी कि राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग सही? तो ये बोला जा रहा है कि जब आप लंबी श्रृंखला चुन लो उसके बाद आप ना कार्बन को नंबरिंग कीजिए, लेकिन नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबरिंग मिले। तो बच्चों जब आप नीचे वाली नंबरिंग देखेंगे तो नीचे वाली नंबरिंग में क्रियात्मक समूह को 2 और 3 नंबरिंग मिल रही है। ध्यान से समझो, क्रियात्मक समूह को 2 और 3 नंबरिंग मिल रही है। और जब ऊपर से आप करेंगे तो क्रियात्मक समूह को कितनी नंबरिंग मिल रही है? 3 और 4 मिल रही है। देखो 3 और 4, तो इसमें से न्यूनतम कौन है? तो कह देना न्यूनतम हमारा 2 और 3 है। इनका योगफल करके देखा जाता है, 2 और 3 का योगफल 5 होगा और 3 और 4 का योगफल 7 होगा। तो जो भी हमारा न्यूनतम वाली हो, ध्यान से सुन लो फिर से, हमें इनका क्या करना होगा सर? हमें इनका योगफल करना होगा, योगफल। तो योगफल में जो टर्म होती है हमें नंबरिंग वहां से करनी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो नंबरिंग होगी सर, ये वाली लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग सही होगी और राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग हमारी गलत है ना। नाम मैं सब बताऊंगा, नाम में अभी नहीं रुकिए, नाम सारी चीजें हो रही। पहले आप ये बताओ, ये बात सबको क्लियर हो रही? चलो तीसरा वाला पॉइंट सुनिए। तीसरा वाला पॉइंट ये है कि 2 या 2 से अधिक समूह होने पर उनके बीच कॉमा लगाकर डाई ट्राई या टेट्रा लिखते हैं, है ना। इस वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस वाले पॉइंट को मैं तभी बताऊंगा जब डायरेक्ट जो है हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कि जब भी कभी 2 या 2 से अधिक समूह आएंगे तो उनके बीच में डाई ट्राई टेट्रा कॉमा लगा के यूज करेंगे। चलो चौथा वाला पॉइंट सुनो, इसको मैं वहीं एक्सप्लेन करूंगा। चौथा वाला पॉइंट ये, जब 2 समूहों की स्थितियां समान हो, जब 2 समूहों की स्थितियां समान हो तो वर्णमाला में जो पहले आता है हमें वहां से नंबरिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई, और यहां पर मैंने एक समूह लगाया है जिसको बोला मैंने CH3 और दूसरा समूह मैंने बोला है यहां पर C2H5 ऐसे।
अब आप बताओ नंबरिंग कैसे करोगे इसमें, ठीक है। चूंकि देखिए अगर आप नीचे से लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और या राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो आप देखो दूसरे और तीसरे और दूसरे और तीसरे योगफल सेम आ जाएगा। अब आप बताओ इनमें से कौन सी नंबरिंग हमारी सही होनी चाहिए। तो कई बार क्या होगा कि क्रियात्मक समूह जब समान स्थिति पर होते हैं उनका जो योगफल है वो दोनों में बराबर आता है, दूसरा तीसरा 5 दूसरा तीसरा 5 5 योगफल आ रहा है, तो कौन वाली नंबरिंग सही होगी। यही वाली लाइन बोल रहा है कि जब दो समूहों की स्थितियां समान होती है तो वर्णमाला में यानी अंग्रेजी के अक्षर में जो सबसे पहले आता है सर वहां से नंबरिंग जरूर कीजिए। अब अल्फाबेट में बताइए कौन सबसे पहले आता है। सर ये समूह है मिथाइल और ये समूह है इथाइल, तो मेथाइल का एम और इथाइल का ई, कौन पहले आता है। तो कहना इथाइल पहले आता है ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो हमें ई को पहले रखना है, तो ई को पहले रखना है तो ई को दूसरा नंबर देना, ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी, जबकि ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। बोलो भाई यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो इथाइल तीसरे नंबर पे आ रहा है और ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो वो देखो इथाइल दूसरे पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। क्योंकि इस वाली नंबरिंग पे पता है 2 इथाइल, भाई इसको क्या लिखा जाएगा सर, इसको लिखा जाएगा 2 इथाइल है ना पहले, और फिर इसके बाद 3 मिथाइल बाद में। ओके 4 कार्बन है, इसलिए बताइए इसका सही नाम हमारा ब्यूटेन होगा। सही नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अब अगर कोई बच्चा ऐसा लिखेगा कि ऐसा नीचे वाली नंबरिंग से लिखेगा 2 मिथाइल और 3 इथाइल, गलत हो जाएगा वो नंबरिंग, है ना। तो आप लोगों को ये 4 रूल सबसे पहले समझने हैं कि 4 रूल क्या है। लंबी श्रृंखला चुननी है, फिर इसके बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग ऐसे करें कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग मिल सके, डाई ट्राई टेट्रा लगाना है, और ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी लिखे या नंबरिंग करें तो हमेशा आपको अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है उसको वरीयता देनी है, यानी उसको प्रेफरेंस देनी है। बच्चों इन्हीं सब बातों को मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट सीरीज, दूसरा लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सीरीज एंड गिव द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, तीसरा है व्हेन देयर आर 2 और मोर ग्रुप्स दे राइट डाई, मतलब डाई टेट्रा वगैरह से लिखिए, और चौथा लिखा है व्हेन द कंडीशन ऑफ 2 ग्रुप आर इक्वल द ग्रुप व्हिच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेट ऑर्डर इज गिवन प्रेफरेंस। ओके तो सब लोग अब रेडी हैं, क्योंकि अब मैं आपको जल्दी से इन 8 के इन 8 के आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं कि इन 8 के आईयूपीएसी नेम कैसे। अब आईयूपीएसी नेम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कक्षा 10 से लेकर इंटर तक, इंटर से लेकर आईटी जेई तक आपको आईयूपीएसी नेम पढ़ाया जाता है। तो आईयूपीएसी नेम हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जो हमारे रेलवे के स्टैंडर्ड आईयूपीएसी नेम है ना। चलो भाई अब मैं यहां से आईयूपीएसी नेम शुरुआत करता हूं। पहले हम 3 के आईयूपीएसी नेम एक साथ समझेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना। मैं एकदम सिंपल से शुरुआत करूंगा जो मेरे सामने लिखा हुआ है, ताकि आपको एकदम आसानी से सारी चीजें समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 01 आपके सामने मैं बोला, ये सब एग्जाम्पल मैंने आईयूपीएसी नेम तो वहीं से उठाया, एनसीईआरटी से उठाया। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए इस तरह से लिखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप CH3 लगाया, दूसरा फिर यहां CH2 लगाया, फिर हमने CH3 लगाया। चलो अब आप जल्दी से बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या। पहले आपको नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग कैसे करने, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप यहां से पास पड़ेगा तो नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 ऐसी होनी चाहिए थी। 4 से ज्यादा लंबी श्रृंखला कहीं चुन ही नहीं सकते। तो बच्चों दूसरे नंबर पे मिथाइल समूह है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा बच्चों 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और आप देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में कौन सा बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो बताइए 2 मिथाइल सब में सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है इसलिए आप ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ब्यूटेन। 4 कार्बन है इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिखा, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताओ सबको क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए 2 मिथाइल ब्यूटेन सबको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 02, एग्जाम्पल नंबर 02 में मान लीजिए मैंने आपके सामने फिर से लिखा होता है एग्जाम्पल नंबर 02। अगर एग्जाम्पल नंबर 02 में मैंने इस तरह से लिखा होता CH3, CH, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3 लगाया होता, फिर यहां पर CH और सिंगल बॉन्ड CH3 लगाया होता, फिर यहां पर हमने लिखा होता CH2, फिर हमने लिखा होता CH3। बताइए
इसका जल्दी से मुझे बताइए सर, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? इसका आईयूपीएसी नेम क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं जब बहुत सारे एग्जाम्पल लूँ रहा था तो कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा, मैंने इसलिए तो बोला कई सारे मेरे पास एग्जाम्पल है, आप देखते रहिए एक एक करके मैं सारे एग्जाम्पल। सबसे पहले आपके मन में आगे वाली जो बात चल रही है उसको आप छोड़ दीजिए, आगे वाली जो बात चल रही है उसको छोड़ दीजिए, पहले वाली बात को देखिए। अब बताओ नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो फंक्शनल ग्रुप यहां से पास है 1 2 3 4 5, ये देखिए नंबरिंग हो रही। 5 से ज्यादा कार्बन आपको कहीं नहीं मिलेगा, 5 से लंबी श्रृंखला कहीं नहीं मिलेगी। बताइए अगर 5 से कहीं लंबी श्रृंखला मिल रही हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो आप मुझे बताओ इस सवाल में क्या लिखा जाएगा? सर 2,3, क्योंकि दूसरे और तीसरे पे सेम समूह लगे हैं। आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, हमने मिथाइल वाले वर्ड को 2 बार नहीं लगाना, ठीक है? तो 2,3 और बताइए क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसलिए डाई मिथाइल। ओके, तो 2,3 डाई मिथाइल और 5 कार्बन है और सभी में सिंगल बॉन्ड लगा है, इसलिए बताइए क्या नाम से जाना जाएगा? पेंटेन, इसे बोला जाएगा पेंटेन। ठीक है, जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर है ना? अब आपके मन में आएगा कि सर धोखे से अगर कहीं पर भी इनमें बीच में डबल बॉन्ड आ जाता तो क्या होता? जैसे कि मैं यही वाला एग्जांपल लूं, CH3 फिर हमारा CH और यहां पर हमारा CH3 है, ध्यान से सुनते रहना, फिर हमारा यहां CH है, फिर यहां पर हमारा क्या है? सर यहां पर हमारा CH3 है, ऐसे ही ना? बताओ ऐसे ही। फिर इसके बाद बताओ यहां पर हमारा CH3 हो गया, चल भाई, अरे क्या हो रहा, अरे ओके, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद बताओ जरा, अगर धोखे से भी यहां पर ऐसा कर दिया जाता तो ये हमारा C डबल बॉन्ड कितना हो जाता? सर डबल बॉन्ड हमारा, या CH डबल बॉन्ड कर देते, CH डबल बॉन्ड हमारा CH3 हो जाता, ऐसा कुछ नाम लिखा होता, CH2, ये देखिए ये नाम लिखा होता तो क्या बोलते? तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जितने भी हमारे ये फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं उसमें ना डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देना होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता है। तो नंबरिंग फिर हम वहां से करेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड शुरुआत है, या COOH लगा होता तो COOH से शुरुआत होती, या फिर हमारा जो है अगर लगा होता CHO तो CHO शुरुआत होती। तो इस बार जो नंबरिंग होती है वो ध्यान रखना हमारे कहां से शुरुआत होगी? वो हमारे जहां से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग है वहां से शुरुआत होगी, ऐसे ऐसे। ओके, अब आप बताओ इसको नेम कैसे दोगे? सर इसको नेम कैसे दोगे? तो बच्चों यहां से डबल बॉन्ड आ गया इसीलिए हमने वहां से प्रेफरेंस दिया। ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को दिया जाता है, उसमें भी डबल बॉन्ड को दिया जाता है। पता है इसका नाम क्या होगा? सर इसका नाम होगा 3,4, और 3,4 के बाद डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। और चूंकि देखो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो हम लोग इसमें मिनिमम वाला नंबर देते हैं। तो 5 कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा पेंट, पेंट। और पहले और दूसरे में से पहले वाले को डबल बॉन्ड पे दे जाएगा, तो पेंट के बाद आप 1 लगाएंगे, 1 के बाद ENE लगाएंगे, पेंट 1 इन। कई बार लोग पेंट 1 इन न लिखता, ऐसे भी लिखते इसको, देखो पेंटीन 1 भी लिख सकते, पेंट 1 इन लिख दीजिए या पेंटीन 1 लिख दीजिए, ये इसका सही नाम होगा, ये इसका सही नाम होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से पेंटीन लगाया। चलो एक और जरा डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर मैं सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल दे रहा हूं। तो एग्जांपल नंबर मान लीजिए 04 आ गया, तो क्या नाम देंगे? तो 04 में मेरे पास एक बढ़िया सा एग्जांपल है, थोड़ा डबल बॉन्ड का आसान एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नाम बताइए जरा इसका। नंबरिंग कहां से शुरुआत करोगे? नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरुआत होगी, ये 1 2 3 4। तो पता है 4 कार्बन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर इसको लिखा जा सकता है ब्यूटीन, ब्यूटीन डबल बॉन्ड है इसलिए। अब पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन नंबरिंग दे रहे पहला वाला मिनिमम वाला, तो ब्यूटीन 1 कर दो, ब्यूटीन 1। या फिर इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, मैंने कहा ना इसका एक और नाम भी दे सकते हैं। सर इसको बोल सकते हैं ब्यूटी, ब्यूट 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये दोनों नाम इसको दिए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्यूट 1 इन बोल दो या ब्यूटीन 1 बोल दीजिए। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 05, एग्जाम्पल नंबर 05। सर एग्जाम्पल नंबर 05 है, अब आपके सामने लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, अरे सिंगल बॉन्ड CH2 CH या सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दो, ट्रिपल बॉन्ड हमारा CH2 CH। कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए ना, तो कार्बन की वैलेंसी देखो कंप्लीट है, यस कंप्लीट है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आया। मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब साथ में आते हैं तब भी डबल बॉन्ड को ही वरीयता दी जाती है, डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है सर, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड समान नंबर पे हो तो कोई बात नहीं, नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस आप लिखे ना, पता है कैसे, ब्यूट 1,3 डाई इन लिखा जाएगा उसको। मैं पहले ये वाला बताता हूं, फिर आपका भी एग्जाम्पल लेता हूं। तो ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे नंबरिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा तो नाम क्या लिखे, सोचने वाली बात है कि इसमें नाम क्या लिखे थे। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन है तो इसको पता है क्या लिखा जाएगा, सर इसको लिखा जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम होगा, ये इसका नाम होगा। हाँ अभिषेक काफी अच्छा जवाब दे रहा है। अरे एक बच्चा और एक बात पूछ रहा था, उसको भी देख ले। सर आपने क्या बोला कि अगर बराबर जगह पर, जैसे कि ये आपने कहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, और CH2 के बाद फिर सिंगल बॉन्ड CH मान लो और डबल बॉन्ड CH2 मान लो, ऐसे कुछ बोल रहा है ना, ऐसे ही बोला है ना तुमने अभी। क्या नाम है अरशद, क्या नाम दोगे बताओ। तो कहना इसका भी नाम देना आसान है क्योंकि दोनों से डबल बॉन्ड पास है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। पहले नंबर पे है 1 2 3 4 5, ये देखो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा इसका नाम क्या दोगे। पहली बात तो 5 कार्बन है तो आप क्या बोला जा रहा है, इसको पेंट, और 2 डबल बॉन्ड है, एक ये, इस बार पहले नंबर पे है और यहां पर चौथे नंबर पे है, तो बोला जा रहा पेंट 1,4 डाई इन, 1,4 डाई, ये इसका आईयूपीएसी नेम, पेंट 1,4 डाई। इससे ज्यादा कठिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं, इतना जो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा कठिन आ रहे नहीं है आपके एग्जाम में। तो मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन इन्हीं के बस पूछे जाएंगे, और लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ताकि हाई स्कूल में जो है वो आप पढ़ लो, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जो है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना, एल्केन एल्कीन वाला क्लियर हो गया। इसके बाद हेलोजन्स, हेलोजन में कुछ नहीं होता है, जैसे कि एल्केन एल्केन के जितने भी आपने एग्जाम्पल पढ़े, अब हेलोजन का एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा होता है ये वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, साथ साथ मैंने यहां पर एक समूह Cl लगा दिया होता, ये ठीक है। नंबरिंग बताइए कैसे नंबरिंग की जाएगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, यानी नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे होगा। ओके, तो आप बताओ जरा इसको क्या बोलोगे। सर सबसे पहले तो ये क्लोरो, तो आप इसको बोलोगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो बोलो, 2 क्लोरो बोला जाएगा। 4 कार्बन है इसलिए बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन बताया मैंने, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। सर उल्टा देकर फॉर्मूला पूछे देखो वो तो नहीं आएगा, अरे मैं बता सकता हूं, वो चीज भी आपको बता सकता हूं कि नाम देकर फॉर्मूला पूछे मैं बता सकता हूं, ठीक है। चलो आगे आइए, इसके बाद अगला बताइए एग्जाम्पल नंबर, अगला एग्जाम्पल नंबर 02। मान लीजिए एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए एल्केन में, मान लीजिए मैंने यहां CH3 लिखा, फिर CH सिंगल बॉन्ड Cl किया, फिर मैंने यहां पर किया CH सिंगल बॉन्ड Br किया, फिर मैंने यहां पर लिखा CH3 ऐसे,
ठीक है, ये देखिए सही ना। मैं पूछना चाह रहा हूं स्टार बताइए नाम क्या होना चाहिए। सर इन सब का जीवन का प्रयोग हम कहां करेंगे? देखो हम लोग तो फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जिनको केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट होता है वो लोग बहुत करते हैं भैया इसका प्रयोग, है ना। नामकरण है, नामकरण सीखना जरूरी है। मैंने कहा ना ऑर्डिनेट कंपाउंड संख्या में लाखों करोड़ों होते हैं। नंबरिंग कहां से हो रही? सर दूसरा और यहां से दूसरा सब बराबर ही चल रहा है, नीचे से नंबरिंग करेंगे दूसरा तीसरा, ऊपर से करेंगे दूसरा तीसरा। तो हम लोगों को वहां से नंबरिंग करना सही है जहां से कह सकते हो कि अल्फाबेट में पहले आए। तो ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोरीन, क्लोरो। तो आप बताओ ब्रोमीन, ब्रोमो और क्लोरीन, क्लोरो ये किस में अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? ब्रोमीन पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग हमें यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3, तो बराबर संख्या उसमें है ना स्थान पे। तो पता है अब लिखा भी पहले जाएगा, ब्रोमीन अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, ये सही नाम होगा। और 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ओके, और आप बताओ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन है इसलिए क्या नाम से जाना जाएगा? ब्यूटेन। बताओ। हाँ ब्रोमो पहले बताना है, ब्रोमो आपको पहले बताना है। एएलपी में यही सब एग्जाम्पल पूछ सकता है। एएलपी में इससे लो ही पूछेगा यार, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप पढ़ लो, इसलिए पढ़ लो ताकि आपको लगे ना कि हमने आईपीसी नेम पढ़ा है ना। आपको ये ना लगे कि मैंने आईपीसी नेम नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 8 और सॉल्व कीजिए तो दिखाइए। आपके में तो बहुत आसान पूछेगा, पता आपके में क्या पूछेगा? आपके में ये पूछेगा CH3Cl क्या होगा, आपके में ये पूछेगा C2H5Cl क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो ये क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोएथेन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि किस तरह से एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। ये लीजिए जरा, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखिए। चलो ये छोड़ो, इतने से ज्यादा ही है, इतना ही रहने दीजिए इसमें, है ना, 2 एग्जाम्पल रहने दीजिए। ठीक, चलो और आइए। एल्कोहल नहीं भैया, खत्म करना है, खत्म करना है। एल्कोहल, एल्कोहल सुनो, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, ठीक है, इसका बताइए आईयूपीएसी नेम क्या है। तो बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम सीधा सीधा हो जाता है क्योंकि 80 कार्बन है इसलिए मेथेनॉल, 80 कार्बन है मेथेनॉल। अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए क्या होगा, तो सर इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नेम एथेनॉल। सर इसी तरह से बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? C3H7OH। मेरे भाई इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो पहले तो आप लोग ये तीनों के आईयूपीएसी नेम याद कर लो। चैट नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है लाल साहब, है ना? अरे ये 3 याद हो रहे। अब अल्कोहल के और भी आईयूपीएसी नेम है, उनको भी समझो। जैसे कि मान लीजिए आईयूपीएसी नेम अल्कोहल में इस तरह से एग्जांपल दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर OH फिर CH3, इसका नाम क्या दोगे? एक तो नाम आपको पता हो जाएगा प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, ये सब नाम क्लियर है। इधर आइए बच्चों, यहां से नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, यहां से नंबरिंग कर दीजिए, लेफ्ट से राइट कर दीजिए, राइट से लेफ्ट कर दीजिए, बराबर ही है। तो पता है इसका नाम क्या होगा? सर सबसे पहले तो आप देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसका क्या नाम दिया जाएगा? प्रोपेनॉल। OL लगाया है आपने और दूसरे नंबर पे OH था तो प्रोपेनॉल 2, या तो ये दे दीजिए प्रोपेनॉल 2, या फिर बोला जाएगा इसको प्रोपेन 2ऑल। ये दो में से कुछ भी नाम दे सकते। लेकिन देखो जब प्रोपेन लिखा करो लास्ट में ई नहीं लगाया करो, ई इसलिए नहीं लगाया जाता इस वाले नंबर में क्योंकि ई लगा देने का मतलब एल्केन हो जाए, एल्केन नहीं है, तो प्रोपेन में ई छोड़ के बताया करो हमेशा, क्योंकि ई हटाया जाता है। जैसे मेथेनॉल में आप देखो यहां पर हमने ई हटाया ना, एनी का ई हटाते OL लगा, तो ई यहां भी हटेगा। बोलो भाई, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए जरा, एक और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा होता CH2OH, है ना, CHOH, और यहां पर लिखा होता CH2OH, इसका बताइए क्या हो जाएगा? बताओ। तो नंबरिंग हम लोग 1 2 3 ऐसे करेंगे,
तो बताओ इसको क्या बोला जा रहा है? सर तीन कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन, ये नहीं न लगाना लास्ट में, प्रोपेन। और फिर लिखा जाएगा 1,2,3 और आगे लिखा जाएगा ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ठीक है, आप भी जानते हो, पूछा यही जाएगा, बस पूछा यही जाएगा, है ना। नेक्स्ट आइए, कीटोन। कीटोन में ध्यान रखना जो शुरुआत होती है ना, है ना, वो हमारा कीटोन का सबसे पहला एलिमेंट होता ही यही है, CH3COCH3। कीटोन का सबसे पहला एलिमेंट CH3COCH3 होता है, ध्यान रखना। कीटोन का सबसे पहला एलिमेंट होता यही है। अगर इसमें देखा जाए तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो बताओ इसको क्या नाम से जाना जाएगा? तो मेथ है प्रोपेनोन, इसे बताइए क्या नाम से जाना जा रहा? प्रोपेनोन, वो नहीं लगता है, प्रोपेनोन, है ना, प्रोपेनोन। और सही वर्ड में देखा जाए तो आप इसको प्रोपेनोन 2 कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मेथेनोन और एथेनोन कीटोन में होता ही नहीं है। मेथेनोन और एथेनोन ये कभी भी कीटोन में होता ही नहीं है, पाया ही नहीं जाता है। दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो किसको नंबरिंग दी जाती है, तो उसके लिए फिर एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि COOH को सबसे पहले नंबरिंग, फिर CHO, फिर इस तरह से। लेकिन वो फिर इंटर वाला IUPAC नेम हो जाएगा ना, आप बात समझो। तो वो चार्ट फिर याद करना पड़ेगा आपको कि किसकी नंबरिंग, जैसे कि 80 में CHO भी आ जाए, 80 में COOH भी आ जाए, तो COOH को नंबरिंग देते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट होता है, वो याद करना पड़ेगा, वो नहीं आएगा आपके सिलेबस में। आप ही जानते हो कि मैं जितना बता रहा हूं इससे ज्यादा आना नहीं है। चलो आगे, ये जैसे कि मान लीजिए लिखा होता C2H5COCH3, इसका नाम बताइए क्या है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें 4 कार्बन आ गए, तो 4 कार्बन आ गए तो इसको क्या नाम से जाना जाएगा? सर इसको बोला जाएगा ब्यूटेनोन, ये हमारा ब्यूटेनोन है। और बच्चों पहला दूसरे नंबर पे ही CO समूह आ जाएगा, इसलिए ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। बताइए, तो कीटोन वाला आपको क्लियर हो गया? कीटोन वाला क्या होता है, कैसे हम लोग उसकी नंबरिंग करते हैं, है ना। और भी आप बना सकते हैं, ये हमारे कीटोन में इतने ही याद करने हैं। फिर एल्डिहाइड, बच्चों एल्डिहाइड में 2 ही मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा SCHO और दूसरा CH3CHO। CH3CHO ये 2 मेन है, इन दोनों के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और भी चाहो तो आप इसको और भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने मान लीजिए CH2 लिखा, CH लिखा, CHO लिखा, ओके। फिर मैंने यहां पर लिखा है CH2, यहां पर लिखा है CH3, इसका नाम आप बता सकते हो। चलो इसका नाम बताइए। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन जब इसका IUPAC नेम देखा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का, इसका IUPAC नेम क्या है? तो सिर्फ एक कार्बन है, इसीलिए इसको बोला जाएगा मेथेनल 1। इसमें 2 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग हमेशा CHO से ही होगी, नंबरिंग हमेशा CHO से होगी। तो बताइए इसे क्या नाम से जाना जाएगा? सर इसे बोला जाएगा एथेनल 1। बस खत्म है, थोड़ा बाकी है। ना अब तो आदत डाल लो भैया, फिजिक्स अभी 2 घंटे पढ़ाने वाला हूं डेली, आदत डाल लीजिए। यहां नंबरिंग यहां से नहीं होगी, जब भी कभी CHO या COH मतलब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, कार्बन वाला CHO या फिर COOH, नंबरिंग हमेशा वहीं से होती है। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो पता है इसको क्या नाम से जाना जा रहा है? दूसरे नंबर पे लगा है 2 मिथाइल, और चूंकि 4 कार्बन आ गया इसलिए इसको नाम बोला जाएगा ब्यूटेनल 1, ब्यूटेनल 1, क्योंकि 1 नंबर पे CHO है। तो ब्यूटेनल 1, और दूसरे नंबर, पहले नंबर पे क्या था सर? पहले नंबर पे मिथाइल समूह था, इसलिए इसको बोला जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल 1। ठीक है, बताओ क्लियर है ना? और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इससे ज्यादा कभी आए नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल मान लीजिए दे देता हूं। अगर मान लीजिए लिखा होता CH2CHCl, ऐसे लिखा होता,
फिर यहां CH2 लिखा होता, फिर यहां CHO लिखा होता, ऐसे लिखा होता। बताइए क्या नाम देते, नंबरिंग कहां से करते? तो CHO को हमेशा पहला नंबर देना है और COOH लगा होता तो उसको भी पहला नंबर देना। तो इसको पता क्या नाम से देना जाता? सर इसको बोला जाता 3 क्लोरो। ओके, 4 कार्बन है इसलिए बताइए क्या नाम से जाना जाएगा? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। और बच्चों पहले नंबर पे CHO है इसलिए ब्यूटेनल, 3 क्लोरो ब्यूटेनल। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद बस एक और बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बताइए क्या होता है? तो कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप देखोगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि H3OH इसका आपको बताना होगा, CH3COOH इसका आपको बताना होगा। ओके, C2H5OH COOH इसका आपको बताना होगा। ये सब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये नहीं बता पा रहे हैं तो और भी बहुत सारे बताइए। फिर COOH बताइए। COOH हमेशा किनारे पर मिलता है। देखो COOH कभी बीच में नहीं मिलेगा और CHO कभी बीच में नहीं मिलेगा, तो इसकी एक वैलेंसी होती है। तो मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 या CH और फिर हमारा CH2, साथ साथ यहां पर लिखा हुआ है मान लीजिए CH3, ऐसे ये लिखा। बताइए ये सारे आईयूपीएसी नेम बताइए। फॉर्मिक एसिड जरूर है लेकिन आईयूपीएसी नेम फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, ओइट लगाना पड़ेगा, एक कार्बन है इसलिए मेथेनोइक एसिड है ना। चलो इधर आइए सर, 2 कार्बन है, इसका नाम बताइए क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड। ये हमारा एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, अरे यार बैटरी बहुत देर से समाप्त तो लोग बता नहीं रहे थे यार। चलो ये कितने कार्बन, बैटरी चेंज करो, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो बताओ इसको किस नाम से जाना जाएगा? दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड। चेंज करो। आ गया, ठीक है। सर जी बहुत पढ़ाने लग जा रहे हैं, नहीं छोटा क्लास में कवर करे। अरे अनीस पाटिल, मैं हमेशा बताता हूं आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो सब मेरे पे छोड़ दो यार प्लीज। अरे अभी एग्जाम लगा हुआ है, अभी आपसे मतलब इतनी देर में ही आपका वो होने लगा है। मैं कुछ सोच के पढ़ा रहा हूं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे पढ़ाने का बहुत ज्यादा वो है, नहीं मुझे पढ़ाना है। अरे यार समझो बात को, वो सब जरूरी है पढ़ाना। और कई बार होता है कि क्लास लंबी हो रही तो आपको अप्रिसिएट करना चाहिए कि ठीक है सर खत्म तो हो गया कम से कम। अब मैं इसको कल के लेक्चर में छोड़ता तो और लंबा खिंचता। ओके बताओ इसका नाम बताइए। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, लंबी श्रृंखला चुनना है इसलिए 4 5। तो पता है इसका क्या नाम मुझे जाएगा? सर डेट इज कॉल्ड 3 मिथाइल। 3 मिथाइल और 5 कार्बन है इसलिए मेथेट प्रोब्यूट पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड बताइए, पेंटेनोइक एसिड। ओके बस अब यहां से ये वाला पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से पूरी फिनिश हो जाती है। शायद मैंने पिछला वाला लेक्चर भी 2 घंटे के आसपास दिया था, ये वाला लेक्चर भी 2 घंटे के आसपास दिया, 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हमारे पास 75 क्वेश्चन है, देखो जरा कितना क्वेश्चन किताब में। हाँ टोटल 75 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टोटल 75 क्वेश्चन है। तो हम लोग कल भी 2 घंटे की क्लास लगेगी, मैं पहले बता दूं केमिस्ट्री वाली 2 घंटे में ये पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया लेवल के है ना। तो आप सब लोग पूरा का पूरा चैप्टर एकदम रिवाइज करके आइएगा कल। मैं ध्यान से सुन लीजिए, सारे के सारे बच्चों को पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे के पूरे टेस्ट तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा देखिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब पूरी नोट्स जो आपकी बन चुकी है केमिस्ट्री की, ठीक है,
वो सारे के सारे नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए सारे के सारे नोट्स का। ओके चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बताना कि आपको आईपीएससी नेम कितना अच्छा समझ में आया। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे सर आईपीएससी नेम पढ़ाओ रे। मैंने पढ़ाएंगे भैया और ज्यादा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।